प्रॉब्लम्स ठीक हो गई, हेलीकॉप्टर तैयार हो गया है उड़ान के लिए, तो राजीव गांधी एक यू टर्न लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। ये इतनी जल्दी में थे कि अपने पर्सनल सिक्योरिटी चीफ ओपी सागर को भी इन्फॉर्म नहीं करते, जो कि एक अलग वैन में ट्रेवल कर रहे थे। ये हेलीकॉप्टर में बैठकर अपनी पर्सनल सिक्योरिटी टीम के बिना ही मदद कर सिवारसन की भागने में मदद करना था। इन दोनों की मदद से काठमांडू में मौजूद इस नमस्कार दोस्तों, 21 मई 1991 शाम के लगभग 6 बजे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी विशाखापट्टनम में अपनी चुनावी रैलीज खत्म करके मद्रास निकलने की तैयारी कर रहे थे। ये एक ऐसा समय था जब चेन्नई को मद्रास कहा जाता था। उनका हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के लिए तैयार हो रहा था कि तभी अचानक से हेलीकॉप्टर के पायलट उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं। उन्हें कहा जाता है कि मद्रास जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो राजीव गांधी निराश होकर स्टेट गेस्ट हाउस की तरफ जाने लगते हैं। अपनी गाड़ी में बैठकर जब वो स्टेट गेस्ट हाउस के रास्ते में थे, तभी उनकी पुलिस टीम को एक वायरलेस मैसेज मिलता है। कहा जाता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स ठीक हो गई हैं, हेलीकॉप्टर तैयार हो गया है उड़ान के लिए, तो राजीव गांधी एक यू टर्न लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। ये इतनी जल्दी में थे कि अपने पर्सनल सिक्योरिटी चीफ ओपी सागर को भी इन्फॉर्म नहीं करते, जो कि एक अलग वैन में ट्रेवल कर रहे थे। ये हेलीकॉप्टर में बैठकर अपनी पर्सनल सिक्योरिटी टीम के बिना ही मद्रास पहुंच जाते हैं। रात के करीब 8:30 बजे मद्रास एयरपोर्ट पर कांग्रेस के कई सारे नेता राजीव गांधी को रिसीव करने आते हैं। इस रात इनको श्री पेरुम्बदूर में एक इलेक्शन रैली को एड्रेस करना था। ये पहले से ही रैली के लिए लेट हो चुके थे। रात के 10:10 ये श्री पेरुम्बदूर पहुंचते हैं। गर्मी के इस मौसम में भी हजारों कांग्रेस सपोर्टर्स राजीव गांधी को देखने के लिए एक्साइटेड थे। एक गाने की आवाज सुनाई दे रही थी, जिसमें राजीव और इंदिरा गांधी की तारीफ की जा रही थी। लगभग 10:19 राजीव गांधी जैसे ही मंच की ओर एक कदम आगे रखते हैं, तभी अचानक से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। All eyes on you. How has he seen it all? All eyes on you. All eyes on you. He's the coolest on socials. Gotta have some spin, never blending. कुछ चंद सेकंड में चारों ओर धुआं लोगों की चीख पुकार सुनाई देती है। अफरा तफरी मच जाती है। बाद में पता चलता है इस ब्लास्ट में 18 लोग मारे गए, जिनमें से एक राजीव गांधी खुद भी थे। I dream of an India, strong, independent, self-reliant, and in the forefront, in the front rank of the nations of the world in the service of mankind. 22 मई की सुबह अखबार में एक खबर छपती है। पूरा देश देखकर हैरान था। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, जो भुवनेश्वर में एक रैली में थे, उसे बीच में ही छोड़कर दिल्ली वापस आ जाते हैं। तुरंत एक इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज के सारे चीफ्स शामिल थे, रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो और मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेड्स। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि किसी के पास भी इस असैसिनेशन को लेकर कोई जवाब नहीं था। ये एक नेशनल एम्बैरेसमेंट का मोमेंट था। कोई नहीं बता पा रहा था कि यह हमला कैसे हुआ और किसने किया। ये इंडिया की हिस्ट्री का सबसे कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस असैसिनेशन बनने वाला था। क्योंकि बात क्या थी दोस्तों, इससे पहले जो दो सबसे बड़े हाई प्रोफाइल असैसिनेशंस हुए थे देश में, महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी के असैसिनेशंस, उन दोनों केसेस में उनके हत्यारों को ऑन द स्पॉट ही पकड़ लिया गया था। लेकिन इस बार कोई नहीं जानता था कि किलर कौन है और कोई डायरेक्ट एविडेंस भी नहीं था। ब्लास्ट की वजह से सारा सबूत डिस्ट्रॉय हो चुका था। ब्लास्ट करने वाले अटैकर की आइडेंटिटी भी अनक्लियर थी और कोई कॉन्क्रीट लीड भी नहीं थी। ये पूरी तरीके से एक ब्लाइंड केस था। सबको अब इसी बात का डर लग रहा था कि इसी वजह से यहाँ पर कंस्पिरेसी थ्योरीज ना बनने लग जाए। अगर अगले कुछ दिनों में क्लियर नहीं हुआ कि इसके पीछे कौन था, तो जाहिर सी बात है मीडिया में और जनता में अफवाहें फैलने लगेंगी। इस अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस से डील करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाती है। इस एसआईटी को लीड करने के लिए उस वक्त के सीबीआई डायरेक्टर चुनते हैं आईपीएस ऑफिसर DR कार्तिकेयन को। इन्हें पॉलिटिकल प्रेशर हैंडल करने की आर्ट के लिए उस वक्त बड़ा जाना जाता था। एसआईटी की टीम में इनके साथ देश के टॉप ऑफिसर्स शामिल थे, एनएसजी के हेड से लेकर मल्टीपल एक्सपीरियंस्ड आईपीएस ऑफिसर्स। एक बहुत ही हाईली क्वालिफाइड और हाईली केपेबल टीम। इस टीम के सामने एक ही टारगेट था, पता लगाओ कौन है जिम्मेदार राजीव गांधी की असैसिनेशन के पीछे। इस केस को एक कंस्पिरेसी थ्योरी बनने से रोकना था और इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस की क्रेडिबिलिटी को रिस्टोर करना था। इसी
समय के दौरान दोस्तों इंडिया टुडे के एक जर्नलिस्ट अनिरुद्ध मित्रा इस केस को शुरू से कवर कर रहे थे। शुरू से लेकर एंड तक वो इस केस को बड़े क्लोजली फॉलो करते हैं और साल 2022 में जाकर वो अपनी किताब पब्लिश करते हैं 90 डेज द ट्रू स्टोरी ऑफ द हंट फॉर राजीव गांधी असैसिन। और अब सोनी लिव ने इस किताब की एक बड़ी शानदार अडेप्टेशन करी है एक वेब सीरीज में, द हंट राजीव गांधी असैसिनेशन केस, डायरेक्टेड बाय नागेश कुकुनूर। Rajiv Gandhi is alive. What is your name, sir? And where are you calling from? ट्रेलर देखकर तो बहुत ही दिलचस्प लग रही है, इसलिए मैंने सोचा कि ये सही मौका होगा आपको इस इंसिडेंट की। ओके मास्टर, स्टार्ट कीजिए PSMM। की पूरी सच्ची कहानी बताने को। आइए जानते हैं राजीव गांधी असैसिनेशन की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। इस केस की इन्वेस्टिगेशन कहां से शुरू की जाए ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। क्राइम सीन से मिले ज्यादातर सबूत धमाके में ही तबाह हो चुके थे और जो कुछ बचा था उसका आइडेंटिफिकेशन करना बहुत मुश्किल था। मीडिया में अफवाहें चलने लग गई थी कि इसके पीछे LTTE एक तमिल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार हो सकती है। तो प्रधानमंत्री चंद्रशेखर रॉ चीफ GS वाजपेयी को बुलाकर मीडिया में इस स्पेकुलेशन के बारे में पूछते हैं, क्या सही में राजीव गांधी को LTTE ने मारा था? GS वाजपेयी जवाब में कहते हैं कि LTTE के इंटरनेशनल सेक्रेटरी कृष्ण कुमार एलियास किट्टू इस असैसिनेशन से कोई भी लिंक डिनाई करते हैं। GS वाजपेयी प्रधानमंत्री से कहते हैं कि किट्टू LTTE में रॉ का ही एक आदमी है और रॉ को नहीं लगता कि इसमें कोई भी विदेश गले में एक लॉकेट की तरह पहनना कंपलसरी था। पकड़े जाने पर ताकि वो कुछ भी पुलिस को ना बताए, उन्हें कहा जाता था कि साइनाइड कैप्सूल निकालकर खा जाओ, अरेस्ट होने से बेहतर ऑप्शन है। यही कारण है कि SIT के लिए किसी भी LTTE सदस्य को जिंदा पकड़ना बहुत मुश्किल था। आमतौर पर मिलिटेंट्स को पुलिस मारने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर इन्हें जिंदा पकड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए NSG कमांडोज को एक स्पेशल ट्रेनिंग भी दी गई। उन्हें बताया गया कि LTTE के मेंबर्स यहाँ पर साइनाइड की पिल्स खाएंगे। उन्हें एग्जैक्टली बताया गया कि कैसे रोका जाए इन्हें ये पिल्स खाने से। अगर जान बचाना है तो आपको 15 से 30 सेकंड के अंदर इस 3 स्टेप प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। मतलब 30 सेकंड के अंदर डोज देना है और 30 मिनट के अंदर हॉस्पिटल पहुंचाना है। अब इस अरेस्ट के बाद SIT के पास कोनेश्वरन, भाग्यनाथन, नालिनी और मुरुगन थे। इनसे और बाकी कुछ और अरेस्टेड लोगों से एक साथ पूछताछ करी जाती है और इससे पूरी साजिश सामने आ जाती है। आखिर क्या कारण था कि LTTE के मेंबर्स राजीव गांधी को मारना चाहते थे? ये समझने के लिए दोस्तों हमें थोड़ा इतिहास समझना होगा। LTTE का फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलाम। ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन श्रीलंका के नॉर्दर्न और ईस्टर्न हिस्से में एक अलग तमिल कंट्री बनाने के लिए लड़ रही थी। बात क्या है कि श्रीलंका में सिन्हलीज बोलने वाले लोग मेजोरिटी में है 74.9% और तमिल बोलने वाले लोग माइनॉरिटी में एट अराउंड 11.2%। हिस्टोरिकली देखा जाए तो श्रीलंका में भी वही हुआ है जो बाकी और कई देशों में हुआ है। मेजोरिटी का माइनॉरिटी मात्र टारगेट बचा था सिवारसन को जिंदा पकड़ना, लेकिन ये आदमी एक बहुत ही शातिर ऑपरेटिव था। लगातार अपने हाइडआउट्स बदलता रहता था, पुलिस को मिसलीड करता रहता था। कभी सिख बनता, कभी मौलवी तो कभी पुजारी, अपने डिस्गाइजेस हर दिन बदलता। इसकी फोटोज छापकर हजारों पोस्टर्स देश भर में लगवाए जाते हैं। 15 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया जाता है, लेकिन सिवारसन किसी गोश्त की तरह एक शहर से दूसरे शहर गायब होता रहता है। सबसे बड़ा कारनामा तो सिवारसन ने तब किया जब वो 28 जून को पुलिस की घेराबंदी से बचने के लिए एक ऑयल टैंकर में छिपके बेंगलोर आ गया। इस टैंकर के अंदर इसने अपने लिए एक सीक्रेट चेंबर बनाया जिसमें मैट्रेस, पिलो, स्नैक्स और पानी की व्यवस्था थी। सिवारसन और शुभा इस चेंबर में छुपकर पुलिस के दर्जनों चेक पॉइंट्स को क्रॉस करते हुए मद्रास से बेंगलोर तक गए 350 किलोमीटर तक का सफर तय कर।
इसके बाद एसआईटी को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सिवारसन और उसका गैंग बेंगलोर के इंदिरा नगर के एक सेफ हाउस में छिपे हैं। 2 अगस्त 1991 एसआईटी यहाँ पर एक रेड मारती है। कैप्टन रविंद्रन की लीडरशिप में एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडोज की टीम अंदर पहुंचती है और साथ में इन्होंने लिए हुए थे साइनाइड के एंटीडोट। प्लान था कि अटैकर्स को जिंदा पकड़ना है, लेकिन जैसे ही एसआईटी ने घर को घेरा, अंदर मौजूद एलटीटी के मेंबर्स को इसका एहसास हो गया और एसआईटी के अंदर घुसने से पहले ही सबने साइनाइड खा लिया था। अंदर पहुंचने पर एनएसजी कमांडोज को सिर्फ लाशें मिली, लेकिन इन लाशों में सिवारसन का कोई नामो निशान नहीं था। लगभग 90 दिन तक ये रिलेंटलेस सर्च जारी रहती है। 18 अगस्त 1991 पुलिस को सिवारसन के एक और हाइडआउट के बारे में पता चलता है। इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बैंगलोर के बाहर कुनान कुंटे में एक छोटे से पीले रंग के घर में शुभा और 5 अन्य लोगों के साथ ये छिपा हुआ है। लेकिन जब एसआईटी यहाँ पर पहुंचती है तो देखने को मिलता है कि इस घर को पहले लंबी चलती है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचता है। 11 मई साल 1999 इन 26 में से सिर्फ 7 लोगों की डेथ पेनल्टी को बरकरार रखा जाता है। इन 7 लोगों में नालिनी और उसके पति मुरुगन जैसे मेन कंस्पिरेटर्स शामिल थे और बाद में अलग अलग मर्सी पिटिशंस और लीगल अपील्स के बाद इन सभी की डेथ पेनल्टी को भी उम्र कैद में बदल दिया जाता है। इस केस में जस्टिस मिलाप चंद जैन की अध्यक्षता में एक कमीशन भी बनाया गया जिसका काम असैसिनेशन के पीछे की लार्जर कंस्पिरेसी की जांच करना था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1998 में निकाली और कमीशन के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे आए। कुछ एसआईटी ऑफिशियल्स का मानना था कि इन्वेस्टिगेशन को सिर्फ एलटीटी तक सीमित रखने का दबाव था, जबकि सिवारसन के इंटरनेशनल लिंक्स और कुछ इंडियन पॉलिटिशियंस की तरफ भी शक की सुई जा रही थी। भाई ने इस पूरे वीडियो में राजीव गांधी का